दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका इजराइल के हमले की धमकी के बीच ईरान के टॉप सुन्नी कमांडर की खुली चेतावनी, हमारे पास ऐसा हथियार जिससे दुश्मन कांप उठेगा। क्या है वो सीक्रेट हथियार? दुनिया भर में बड़ी टेंशन। और दूसरी तरफ बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच 4 ताकतवर मुस्लिम देश आए एक मंच पर। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजिप्ट एक साथ। क्या बन रहा नया पावर ब्लॉक? और इस बीच गाजा जा रही नाव पर इजरायली कार्रवाई के विरोध में उतरे पाकिस्तान समेत ये 11 देश। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका इजराइल ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसा लगभग सभी बड़े अखबारों में दावा किया जा रहा है और संसद में ट्रंप ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव भी रोक दिया है। और खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने युद्ध विरोधी अमेरिकी लोगों को ईरान से भी ज्यादा खतरा बताया। यानी ये समझे कि ईरान पर फिर से कभी भी हमला हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक बेहद बड़ा और चेतावनी भरा बयान सामने आया है और ईरान के दुश्मनों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि ऐसा बयान ही है। और यह बयान कोई छोटे मोटे अधिकारी ने नहीं, बल्कि ईरान के टॉप कमांडर ने दिए। और ये ईरान के एकमात्र टॉप सुन्नी कमांडर है, यानी शिया नहीं बल्कि सुन्नी मुस्लिम कमांडर, जिसे पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने खुद पद की जिम्मेदारी दी थी। दरअसल ईरान के नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक बहुत जल्द दुश्मनों को ऐसे हथियार से सामना कराएगा जिससे वो बेहद डरते हैं। उन्होंने बुधवार को कहा, और वो हथियार उनके बिल्कुल पास ही मौजूद है। उम्मीद है कि उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। मतलब भाई साहब, ऐसा बयान जिसे सुनकर ही दुश्मन का कलेजा दहल जाए। क्योंकि वो हथियार क्या है, उन्होंने खुलकर इस बात को बोला भी नहीं कि आखिर वो हथियार कोई परमाणु है या कुछ और। आखिर क्या है? लोग इसी को लेकर कंफ्यूजन में है कि आखिर वो क्या है। कमांडर ने कहा कि दुश्मनों को लगा था कि वो ईरान के खिलाफ अपनी ताजा आक्रामक कार्रवाई के जरिए बहुत कम समय में अपने मकसद हासिल कर लेंगे, लेकिन अब वही सोच सैन्य अकादमियों में मजाक बन चुकी है। उन्होंने इस दौरान नौसेना की जवाबी कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि दुश्मनों के ठिकानों पर ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कम से कम 7 बार मिसाइल हमले किए गए। उनके मुताबिक इन हमलों की वजह से कुछ समय तक अमेरिका उस कैरियर से विमान उड़ाने या हवाई ऑपरेशन करने में सफल नहीं हो पाया। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका ने समुद्र में मौजूद अपने जहाजों से ईरान पर मिसाइल हमले किए और इसके लिए उसे और ज्यादा युद्धपोत तैनात करने पड़े, फिर भी उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। इसी दौरान ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया और साफ कर दिया कि अब वहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की अनुमति लेनी होगी। कमांडर ने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन और करीब आए तो ईरान तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने कुछ ईरानी जहाजों को जब्त कर लिया और उनके क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया। उन्होंने इसे समुद्री डकैती और बंधक बनाना बताया और यहां तक कहा कि अमेरिका सोमाली समुद्री लुटेरों से भी बदतर है। अंत में उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने शहीदों का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है और दुश्मनों को ऐसा जवाब देगा जिससे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दार्शनिक हिराक्लिटस ने कहा था कि टकराव से ही संतुलन बनता है। आज मिडिल ईस्ट में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। करीब 5 साल पहले अगर कोई कहता कि तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजिप्ट एक साथ बैठकर कोई बड़ा संयुक्त सम्मेलन करेंगे और यहां तक कि एक डिफेंस गठबंधन पर भी बात करेंगे, तो इसे मजाक या कल्पना समझ लिया जाता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईरान युद्ध के बाद ये चारों देश लगातार एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तुर्की मीडिया तुर्की टुडे के मुताबिक हाल ही में ये अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी साथ नजर आए। भले ही पश्चिमी देशों ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दिया, लेकिन मिडिल ईस्ट मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिससे साफ है कि ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चारों मिलकर नाटो जैसा कोई सैन्य गठबंधन बनाने जा रहे हैं? विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल बनने की संभावना कम है, क्योंकि हर देश की अपनी सोच है, अपने हित है और दूसरे देशों से भी उनके अलग अलग रिश्ते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये साथ नहीं है। असल में ये बिना किसी आधिकारिक गठबंधन के ही एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। आज दुनिया बदल रही है। पहले अमेरिका हर जगह लीड करता था, खुद को दुनिया का पुलिस समझता था, लेकिन अब उसका असर थोड़ा कम हुआ है। इसी वजह से ये मिडिल पावर देश खुद आगे आकर फैसले ले रहे हैं। ये लोग एक साथ भी है और अलग अलग भी। जहां फायदा दिखता है वहां मिलकर काम करते हैं। तुर्की ने खास तौर पर अपनी रणनीति बदली है। अब वो अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधार रहा है, बातचीत कर रहा है और जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा रहा है। यही तरीका अब दूसरे देश भी अपना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात कई बड़ी घटनाओं के बाद बदले। गाजा में युद्ध, सीरिया में बदलाव और ईरान व अमेरिका इजराइल के बीच टकराव, इन सब ने पुराने सिस्टम को हिला दिया। अब हर देश चाहता है कि वो किसी एक ताकत के भरोसे ना रहे। सऊदी अरब और कतर पर हुए हमलों ने भी ये साफ कर दिया कि सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करना काफी नहीं है। ईरान युद्ध के दौरान भी खाड़ी देशों को समझ आ गया कि उन्हें खुद मजबूत होना पड़ेगा। अब ये चारों देश मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब के पास पैसा और तेल है, तुर्की के पास मजबूत सेना और टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास परमाणु और मिसाइल ताकत है और इजिप्ट के पास रणनीतिक लोकेशन यानी स्वेज नहर है। यही वजह है कि इनका साथ आना बहुत अहम माना जा रहा है। ये चारों देश अब मिलकर सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और धीरे धीरे एक मजबूत ग्रुप बनते जा रहे हैं। भले ही ये खुलकर गठबंधन नहीं बोल रहे, लेकिन असल में ये एक ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं। ईरान युद्ध के दौरान भी इन देशों ने मिलकर सीज फायर में भूमिका निभाई। अब खबर है कि ये लोग एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं जिससे आगे बड़े युद्ध को रोका जा सके। हाल ही में जॉर्डन, इंडोनेशिया और कतर भी इनके साथ खड़े नजर आए जब इन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ बयान दिया। इससे साफ है कि ये ग्रुप आगे और बड़ा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये गठबंधन अमेरिका इजराइल के लिए बुरी खबर है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में मदद ले जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की 22 नाव को इजरायली सेना की ओर से रोके जाने पर पाकिस्तान समेत 11 देशों के विदेश मंत्रियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर इसकी निंदा की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में इजरायल की इस कार्रवाई को हमला बताया है। बयान में कहा गया, ये एक शांतिपूर्ण मानवीय पहल थी जिसका मकसद गाजा में मानवीय संकट की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचना था। नाव पर इजरायली हमले और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक्टिविस्टों की गैर कानूनी हिरासत अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा इन देशों के विदेश मंत्रियों ने एक्टिविस्टों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई और इजरायली अधिकारियों से अपील की है कि उनकी तुरंत रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाया जाए। फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्टों का कहना है कि गाजा के लिए मदद लेकर जा रहे एक फ्लोटिला यानी बेरे की 22 नाव को ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इजरायली बलों ने रोक लिया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि करीब 175 एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया है। यानी इजरायल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।